नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर है आपकी नजर। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर है हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो टॉप लाइन्स के जरिए आपको बताएं कि न्यूज पंच में सबसे पहले हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र की, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भारत का जलवा लगातार कायम है और ये जलवा और भी बढ़ता जा रहा है। विस्तार से करेंगे इस विषय पर बात। इसके साथ साथ न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, क्योंकि पुणे और शिरडी के बीच अब डायरेक्ट ट्रेन चलने वाली है। जी हाँ, एक अच्छी खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। और इसके साथ साथ न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी जंग से जुड़ी हुई, कि जंग का दी एंड। जी हाँ, सभी इसकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और सभी को इंतजार है हस्ताक्षर का। तो विस्तार से इस खबर पर भी करेंगे चर्चा और बात, लेकिन शुरुआत करते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर के साथ। तो आपको बता दें कि वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक खुशखबरी है, और वो है कि भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 14 सालों की अगर हम बात करें तो 14 सालों में 4 गुना बढ़ा है और बढ़कर 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। ये बढ़ोतरी पिछले फाइनेंशियल ईयर के 1.54 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन के मुकाबले 15.6% की बढ़ोतरी को साफ तौर पर दर्शा रहा है। इस खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे, हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्यों को आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि ऑल टाइम हाई डिफेंस प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत का जलवा है कायम। जी हां, भारत ने एक बार फिर इतिहास रचने का काम किया है। वित्त वर्ष 2026 की अगर हम बात करें तो 1.78 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन यहां पर देखने को मिला है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये जानकारी साझा की है। तो ऑल टाइम हाई डिफेंस प्रोडक्शन पर जब हम नजर डाल रहे हैं तो भारत का आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक और आत्मनिर्भर होता हुआ बड़ा कदम है। आत्मनिर्भर भारत को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचने का काम किया है। अब हर साल की अगर हम बात करें तो हर साल किस तरह से डिफेंस प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता गया है, उन आंकड़ों पर भी, उन वर्षों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बताएं कि साल 2021-22 की जब हम बात करते हैं तो 95,000 करोड़, और उसके बाद जब हम 2022-23 पर नजर डालते हैं तो सालाना जिस तरह से डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा है तो वो साफ तौर पर ये प्रगति और उन्नति को दर्शा रहा है। 2023 और 2024 पर जब हम नजर डालते हैं तो 1.27 लाख करोड़ का ये आंकड़ा हो जाता है, और उसके बाद 2024-25 में 1.54 लाख करोड़, और साथ ही साथ 2025-26 में 1.78 लाख करोड़। यानी कि लगातार भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ना केवल बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूरी खबर को लेकर के एक्स पर पोस्ट भी है, और उन्होंने कहा है कि पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया है। साथ ही साथ ये बदलाव आत्मनिर्भरता के विजन और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से संभव हो पाया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया है और उसके माध्यम से अपनी बात साझा की है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि ये ट्रेड पिछले 12 सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति की एक झलक को पेश करता है, जो साफ तौर पर बताता है कि भारत ने वायु, थल और जल तीनों क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं को कैसे मजबूत किया है, स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाया है, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार किया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात साझा की है, और प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की झलक जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में देखने को मिली है उस पर सराहना की है। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने भी इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के खूब सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो हाल के वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी रक्षा उत्पादन विभाग और सभी संबंधित पक्षों को मिलीजुली कोशिशों का नतीजा ही रहा है। ये बढ़त देश के बढ़ते रक्षा औद्योगिक आधार का
साफ तौर पर संकेत है। तो रक्षा मंत्री ने भी अपनी बात लिखी है और उन्होंने खूब सराहना करते हुए अपने विचार साझा किए हैं। रक्षा मंत्री ने नीतिगत समर्थन और कई नई पहलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और निर्यात की बढ़ती क्षमताओं के साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र आने वाले वर्षों में और भी तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो भारत के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है, सुखद खबर है, जहां आपको बताएं कि रक्षा क्षेत्र में भारत का प्रोडक्शन बड़ा है। जी हां, डिफेंस प्रोडक्शन बड़ा है, जो भारत की आत्मनिर्भरता को साफ तौर पर दर्शाता है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, सशक्त नेतृत्व को भी दर्शा रहा है कि किस तरह से डिफेंस सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है। और यही वो वजह है कि लगातार सरकार कदम उठा रही है, बजट में बढ़ोतरी हो रही है और उसी का नतीजा है कि डिफेंस प्रोडक्शन में भी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, और ये खबर है रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों पुणे और साईनगर शिरडी के बीच पहली बार सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पुणे साईनगर शिरडी डेली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करने वाले हैं। इस खबर पर विस्तार से अपने संवाददाता से करेंगे बात और चर्चा, लेकिन सबसे पहले रेलवे के इस कदम से यात्रियों को मिलने वाले लाभ को विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि रेल क्षेत्र में किस तरह से और भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रेल क्षेत्र की प्रगति का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए एक बड़ी सेवा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रेल सेवा का विस्तार, जहां पुणे और साईनगर शिरडी के बीच सीधी ट्रेन मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर इस रेल को रवाना करेंगे। महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों की बात करें तो ये दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेगी और पहली बार सीधी रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो रेल कनेक्टिविटी को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर लगातार रेल मंत्रालय का फोकस है, जोर दिया जा रहा है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालुओं का लंबे समय का जो इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो चला है। जी हाँ, नई ट्रेन सेवा से श्रद्धालुओं की मांग जो है वो पूरी हुई है। तो नई ट्रेन सेवा से श्रद्धालुओं की लंबे समय से मांग थी, इसको लेकर के जो अब पूरी हो रही है और कम ही समय का इंतजार है, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। अब पुणे से शिरडी जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। पुणे से अगर आप शिरडी का सफर तय कर रहे हैं तो ये सफर आपके लिए आसान होगा, सुलभ भी हो जाएगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से जब हम देखते हैं तो कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और यात्रियों को अब ट्रेन नहीं बदलनी पड़ेगी। यानी कि अब तक यदि आप पुणे से शिरडी का सफर तय करते थे तो आपको ट्रेन भी बदलनी पड़ती थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो सीधे पुणे और शिरडी यानी कि दो शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से एक बड़ा कदम है ये रेल मंत्रालय की तरफ से, साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए भी ये एक बड़ी पहल है, बड़ी शुरुआत है। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी और ये मांग अब रंग लाती हुई नजर आ रही है, पूरी होती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, धार्मिक पर्यटन की भी बात करते हैं, क्योंकि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो फिर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साईं बाबा की नगरी है शिरडी, जहां पर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में इसे शामिल किया गया है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जी हां, लाखों लाख श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं, साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने ये एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है और पुणे और शिरडी को आपस में जोड़ने का काम किया है। आपको बताएं कि लाखों श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। अगर हर वर्ष की बात करें तो लाखों श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा है जो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और ऐसे में जब कनेक्टिविटी और भी आसान हो जाती है तो न केवल पर्यटन को फायदा मिलता है, साथ ही साथ धार्मिक आस्था को भी और भी जोर मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अगर हम रेल मंत्रालय की इस पहल को देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि रेल मंत्रालय हर क्षेत्र में जहां जहां श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी हुई है, जहां जहां पर यात्रियों की तादाद बढ़ी हुई है, वहां पर किस तरह से यात्रा को सुलभ बनाया जा सकता है, किस तरह से यात्रियों के लिए सेवा प्रदान की जाती है, किफायती सफर दिया जा सकता है, उस पर काम कर रहा है। और इसी कड़ी में रेल मंत्रालय का ये एक और अहम कदम है।
और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शिशिर शेलार इस पूरी खबर पर जुड़ गए। शिशिर, देखिए बड़ी संख्या में शिरडी में श्रद्धालु पहुंचते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, और ऐसे में कनेक्टिविटी के लिहाज से रेल मंत्रालय के इस कदम को किस तरह से देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र में खासतौर पर देश भर के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से इस वक्त जो है रेलवे मंत्रालय जो काम कर रहा है। इस वक्त मैं पुणे शहर में हूँ। पुणे शहर में आज जो है रेल मंत्री जो है यहाँ से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे जो कि पुणे से लेकर शिरडी का सफर तय करेगी। ये नई ट्रेन है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं कैमरा को दरख्वास्त करूंगा विजुअल्स आपको दिखाने के लिए। जो ये ट्रेन है ये पुणे से चलेगी शिरडी के लिए, और तकरीबन 5 घंटे में ये जो है पूरा जो है सफर तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि सुबह ये ट्रेन जो है पुणे से निकलेगी, दोपहर के समय तक शिरडी पहुंचेगी, और फिर से जो है शिरडी से ये ट्रेन निकलेगी और पुणे पहुंचेगी। तो ऐसे में अगर बात करें पुणे में जो श्रद्धालु रहते हैं जिनको शिरडी जाना है, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण ट्रेन होगी। एक ही दिन में जो है पुणे के लोग शिरडी जो है दर्शन करके आ सकते हैं, और सिर्फ शिरडी नहीं बल्कि जो बीच के जो जितने भी स्टॉप्स होंगे, जो भी गंतव्य स्थान होंगे, वहां पर जाने के लिए भी एक आसानी होगी पुणे वासियों के लिए। इसी प्रकार से जो है हमने पिछली बार देखा कि कई सारे ऐसे कनेक्टेड डॉट्स से महाराष्ट्र में जहां तक अब तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं पहुंची थी, उस पर भी जो है रेलवे मंत्रालय लगातार ध्यान दे, और इसीलिए तो चाहे वो मराठवाड़ा का इलाका हो, पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका हो, या फिर हम बात करें उत्तर महाराष्ट्र का इलाका हो, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास रेलवे मंत्रालय द्वारा किए जा रहा है। वंदे भारत की हम बात करें, तेजस एक्सप्रेस की बात करें, जो हाई स्पीड ट्रेन है उनको अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से इससे पहले जो स्थान कनेक्टेड नहीं थे, हालांकि वहां पर भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास जो है रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सीधा असर जो रेल कम्यूटर्स है उनको मिलेगा, साथ ही साथ जो लोग इससे यात्रा करेंगे उनको मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस प्रकार से मोबिलिटी हम कह रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए पुणे से शिरडी तक का सफर अगर देखा जाए तो उसमें डायरेक्ट मोबिलिटी का कहीं ना कहीं अभाव था, और अगर बात करें हम रोड कनेक्टिविटी की तो उसमें भी काफी वक्त लगता था। तो ऐसे में सीमलेस कनेक्टिविटी लोगों को किस प्रकार से मुहैया कराई जाए, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान है, ये प्रमुख काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम आज रेलवे मंत्री यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पुणे से वो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और इसके बाद कुछ ही जो है दूरी पर यहाँ पर हड़पसर स्टेशन है, वो हड़पसर स्टेशन पर भी जाएंगे और वहां पर भी मुआयना करेंगे। चूंकि हमने देखा है कि सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि जो स्टेशन है उसको भी जो है लगातार अगर देखा जाए तो मजबूत किया जा रहा है, उसको भी विकसित किया जा रहा है कि एक स्टेशन पे किस प्रकार से सुविधा होनी चाहिए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसीलिए अमृत भारत स्टेशन के जरिए जो है कई सारे ऐसे स्टेशन होंगे पूरे भारत भर में। महाराष्ट्र में भी अगर देखा जाए सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्टेशन का चयन किया गया है जिनको अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत जो है विकसित किया जाएगा, जिसमें कनेक्टिविटी के साथ साथ जो बाकी सुविधा है उस पर जो है मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जाएगा। और इसीलिए जब रेल मंत्री पुणे में आ जाएंगे तो पुणे स्टेशन का दौरा तो जरूर करेंगे, लेकिन साथ साथ जो हड़पसर स्टेशन है जो काफी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी कहा जाता है, वहां पर भी जो है रेल मंत्री जाएंगे और वहां पर भी जो है कनेक्टिविटी किस प्रकार से वहां पर विकसित जो स्टेशन जो उसको विकसित किया जाएगा, इस पर ध्यान देने का जो है प्रयास रेल मंत्री करेंगे। जाहिर सी बात है सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि जो ढांचागत सुविधा है जो रेल प्रशासन में होती है, फिर एक सर्विसेज में होती है, उस पर भी ध्यान देने का प्रयास यहाँ पर रेल मंत्री द्वारा किया गया। जी शिशिर, यहाँ पर दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो इस ट्रेन का क्या शेड्यूल जारी कर दिया गया है, किस टाइम पर चलेगी, कितने फेरे लगाएगी, और साथ ही साथ दूसरी बात कि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ऐसे में जो धार्मिक पर्यटन है वहां भी बढ़ावा मिलता है, तो जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आती है? देखिए हालांकि अब तक शेड्यूल हालांकि इसके बारे में जो है जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी, किस प्रकार से ये ट्रेन जो है वो कनेक्ट की जाएगी, किस प्रकार से उसके रेगुलर या फिर वीकली ये ट्रेन चलेगी, इस बारे में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन आपने इस प्रकार से हाँ कि धार्मिक जो एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन होते हैं उनको किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए, महाराष्ट्र में इस प्रकार का प्रयास भी किया गया है। फिर चाहे हम बात करें कि नागपुर की हम बात करें इस प्रकार से उसको ट्रेन से कनेक्टिविटी द्वारा कनेक्ट किया गया, या फिर आगे जाके महाराष्ट्र में पंढरपुर को भी कनेक्ट किया जाएगा, साथ ही साथ शिरडी जो कि महत्वपूर्ण स्थान धार्मिक स्थान महाराष्ट्र के इतिहास में रखते हैं, महाराष्ट्र की एक संस्कृति में रखते हैं, उनको भी जो है किस प्रकार से डेवलप किया जा सकेगा और लोग किस प्रकार से सीमलेसली वहां पर पहुंच पाएंगे, इस पर ध्यान दिया गया। सिर्फ पहुंचना नहीं बल्कि वहां पर अनुभव किस प्रकार से होता है उस पर भी जो है रेल प्रशासन द्वारा जो है ध्यान दिया गया। इसीलिए जब कोई यात्री जो है स्टेशन में आता है तो जाहिर सी बात है कि स्टेशन का रखरखाव और वहां की सुविधा जो है उसका अनुभव अगर यात्री को अच्छा मिले तो जाहिर सी बात है यात्रा भी अच्छी होती है, और इस पर भी जो है लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के डेस्टिनेशंस है
जी। जा रहा है। हालांकि काम शुरू भी हो चुका है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमृत भारत स्टेशन एक परियोजना है जिसके तहत कई सारे ऐसे महाराष्ट्र के स्टेशन उनको चयनित किया गया है जो आने वाले समय में उनका पूरी तरह से विकास किया जाएगा, जिस प्रकार से ज्यादा सेवा किस प्रकार से मुहैया की जा सके। साथ ही साथ अगर हम कहें तो फिर जो दिव्यांग है उनके लिए किस प्रकार से सुगम हो सके सफर, इस पर ध्यान दिया गया। महिलाओं के लिए जो महिला यात्री है उनके लिए किस प्रकार वेटिंग जो है बनाया गया, जगह बनाई गई, इस पर ध्यान दिया गया। जो स्वच्छता गृह है, जो टॉयलेट्स है उनको किस प्रकार से क्लीन रखा जाए जो कि यात्री यहाँ पर आता है। तो इन सभी छोटी छोटी चीजों पर स्टेशन पर ध्यान दिया गया, साथ ही साथ कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। और इसीलिए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, हाई स्पीड ट्रेन जिसे हम कहते हैं, उसकी संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिर हम वंदे भारत के जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया, चाहे मुंबई शिरडी साईनगर वंदे भारत हो, या फिर हम बात करें कि महाराष्ट्र की और एक जिला है जिसे हम संभाजीनगर कहते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। मुंबई गोवा जो कि वंदे भारत है उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दों, अलग अलग डेस्टिनेशंस को जो है हाई स्पीड जो है ट्रेन द्वारा कनेक्ट किया गया। और साथ ही साथ आने वाले समय हम देख पाएंगे कि इसकी संख्या भी बढ़ेगी। और सिर्फ लोकल हम बात करें लंबी दूरी की ट्रेन नहीं, बल्कि जो लोकल्स है उस पर भी ध्यान दिया गया। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में खास तौर पर जो मुंबई लोकल की हम बात करते हैं जी, लगातार हमने देखा कि 4-5 सालों से जो स्टेशन है उनको जो विकसित किया जा रहा है, एस्केलेटर्स दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब जल्दी जो है महाराष्ट्र खासकर मुंबई लोकल में आने वाली है, वो है स्वयंचलित डोर जो है वो बंद, ऑटोमेटिक डोर जो है बंद हो गई। इससे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि किस प्रकार से सुरक्षा की हम बात करते हैं। जो यात्री हमेशा जो है लोकल ट्रेन से जो यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। रेलवे मंत्रालय ने इस पर जो है कुछ ही महीनों पहले स्टडी शुरू की थी कि आखिर इस प्रकार से इसको रोका जाए और जो ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर एक किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब मॉडर्नाइजेशन ट्रेन तो जरूर किया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, और साथ ही साथ जो स्टेशन है उनको किस प्रकार से और विकसित किया जाए, इन अलग अलग बिंदुओं पर इस वक्त रेलवे मंत्रालय काम कर रहा है। जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सौगात है श्रद्धालुओं के लिए भी और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिहाज से भी। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे और हमारे दर्शकों से खास तौर पर साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा ली गई है। नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी के 2 सुपर टैंकर डियोना और हीरो 2 इस रास्ते से बाहर भी निकल चुके हैं और उनमें कुल 3.8 मिलियन बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा हुआ है। तो आइए इस पूरी खबर पर ग्राफिक के जरिए विस्तार से महत्वपूर्ण तथ्यों और बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान जंग
खत्म? ये एक बड़ा सवाल हालांकि अभी भी बना हुआ है, लेकिन प्रारंभिक शांति समझौते की जब हम बात कर रहे हैं तो रजामंदी यहाँ पर नजर आती है और साथ ही साथ तेल निर्यात जो है वो फिर से शुरू हुआ है। अमेरिकी नाकाबंदी यहाँ से हटा ली गई है और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसने सबसे ज्यादा चिंता दुनिया के तमाम देशों के लिए बढ़ा दी थी, जिसके बंद होने से दुनिया के तमाम देश प्रभावित हो रहे थे, वो इस शांति समझौते के बाद में अब खुल गया है और साथ ही साथ समझौते के बाद तेल सप्लाई एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। 3.8 मिलियन बैरल तेल लेकर के ईरानी टैंकर यहां से निकले हैं, ये खबर भी आ रही है। हॉर्मुज खुलने से वैश्विक तेल बाजार की अगर हम बात करें और वैश्विक तेल आपूर्ति की बात करें तो ये भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 सुपर टैंकरों ने फिर से अपना निर्यात शुरू कर दिया है। तो दुनिया के तमाम देशों के लिए, जो देश प्रभावित हो रहे थे उनके लिए इस वक्त ये एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, सुखद खबर है। टैंकर्स वेबसाइट ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल चुका है दुनिया भर के बाजारों में। इसके बाद तेजी भी देखने को मिली है क्योंकि ये एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। प्रारंभिक शांति समझौते पर रजामंदी बनी है और इस रजामंदी के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का काम किया गया। अब यूरेनियम पर बात बनेगी क्या, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि शुक्रवार की अगर हम बात करें तो शुक्रवार से यूएस ईरान की आखिरी बातचीत होनी है और ऐसे में समझौते की शर्तों पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी, क्या कुछ होगा, इस पर अभी भी एक सवाल खड़ा है। ईरान हॉर्मुज खोलने को राजी हुआ है, लेकिन ईरान पर लगे जो प्रतिबंध है क्या वो हटेंगे, अभी भी ये एक बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है। तो यूरेनियम पर बात बनेगी, बात बिगड़ेगी, बात रुकेगी, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है, बरकरार है। कई मुद्दों पर सहमति होनी अभी बाकी है। हालांकि एक सुखद खबर, एक सुखद आंकड़ा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर अब रवाना हुए हैं, तो दुनिया के जो प्रभावित देश है वो एक संतोष उनके लिए है, एक शांति की खबर उनके लिए है, एक सुखद खबर उनके लिए। लेकिन परमाणु मुद्दे पर बाद में बात होगी, ये निकलता हुआ समझ में आ रहा है सामने। लेकिन इसीलिए ये एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर क्या होगा। रजामंदी तो बनती हुई नजर आई है, लेकिन क्या इस समझौते पर जो साइन होने हैं वो होंगे या फिर कुछ और शर्तें भी इसमें बढ़ेंगी घटेंगी, क्या कुछ होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। ईरान ने क्या बोला है, तो ईरान ने बोला है कि लेबनान पर हमले रोके जाएं। अब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इजराइल के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ईरान का कहना है कि जो लेबनान पर हमले हो रहे हैं उसे रोकना होगा, यानी कि अभी भी ईरान के पास कई सारी ऐसी शर्तें हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ईरान अभी भी अड़ा हुआ है। लेकिन ईरान हॉर्मुज खोलने को राजी हो चुका है। ये एक अच्छी खबर है, ये एक सुखद खबर है दुनिया के उन देशों के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी के बाद में प्रभावित हो रहे थे। इसके साथ कई मुद्दों पर सहमति बननी अभी भी बाकी है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है यूरेनियम को लेकर के। यूरेनियम से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा एक सवाल है। और आपको इस वक्त फ्रांस लेकर के चलते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर G7 की जो बैठक हो रही है, न्यू वर्किंग मीटिंग, इसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। तो फ्रांस के एवियन से ये तस्वीरें, जहां पर न्यू वर्किंग मीटिंग की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के एवियन में मौजूद हैं और यहाँ पर वर्किंग मीटिंग का आयोजन हो रहा है।
आपको बता दें कि वर्किंग मीटिंग का आज दूसरा दिन है और G7 के जो सदस्य देश हैं उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस के एवियन में G7 का आयोजन हो रहा है। तो फ्रांस के एवियन से ये तस्वीरें आ रही थी जो कि हम आपको बता रहे थे और इसके साथ साथ इससे पहले हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर से जुड़ी हुई और इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखिए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर जो समझौता होगा उस पर जो डील है वो डन होती हुई किस तरह से नजर आएगी, क्योंकि हस्ताक्षर होने अभी बाकी हैं। लेकिन एक सुखद खबर यहाँ पर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुलने लगा है, यानी कि यहाँ से नाकेबंदी हटी है। देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही बड़ी खबर है इस मामले में कि देखिए फरवरी 28 से जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हुआ, एक तरफा हमला इसे कहा जा रहा है क्योंकि उस समय ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही थी। तो 100 दिन से ज्यादा हो गए और ये लड़ाई चल रही थी लगातार। इस बीच में सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ, सीज फायर टूट रहा था, फिर सीज फायर का। तो इस तरीके से देखिए जब पिछले रविवार को एक इलेक्ट्रॉनिकली एक समझौता MOU साइन हुआ दोनों देशों के बीच में, USA और ईरान के बीच में, उसी समय यह बात हुई कि स्विट्जरलैंड में एक आमने सामने की मीटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें डिस्कशन के द्वारा पूरा किया जाना होता है। तो इसीलिए फ्राइडे को, इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में बैठक होगी। वहां पे एक माउंटेन रिसोर्ट है, उस माउंटेन रिसोर्ट में बैठक होनी है। US की तरफ से JD वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं उनके शामिल होने की संभावना है और ईरान की तरफ से जो स्पीकर है और उसके अलावा जो विदेश मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं। दोनों तरफ के तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल हो सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी के जो जानकार हैं दोनों तरफ के वो शामिल हो सकते हैं। जो वित्तीय मामलों के जानकार हैं दोनों तरफ के वो शामिल हो सकते हैं। तो ये जो एक कंप्रहेंसिव समझौता होना है जिसमें कि दो बातें हैं संध्या। एक बात तो है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस परमाणु कार्यक्रम को रोकना जो है अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमला हुआ अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पे वो हमला हुआ, तो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा और ईरान को किस तरीके से भरपाई की जाएगी, क्योंकि ईरान जो है युद्ध से निश्चित तौर पे छत हुआ है। तो उसके जो फ्रीज फंड है, बिलियंस में फ्रीज फंड है, उन फ्रीज फंड को कैसे धीरे धीरे उसको छोड़ा जाएगा, उनको डिफ्रीज किया जाएगा और किस तरह से ईरान अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करेगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से हमने पाया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो खुलना शुरू हुआ है और उधर जो अमेरिका का जो ब्लॉकेट है वो भी हटना शुरू हो गया है। तो यह अब देखना होगा कि शुक्रवार को जब दोनों देशों के बीच में बैठक होगी तो एक जो सबसे अहम बात यह है कि किस तरीके से जो एटॉमिक परमाणु कार्यक्रम है उस परमाणु कार्यक्रम को किस तरह से ईरान कन्विंस कर पाता है अमेरिका को और IAEA को भी, यानी कि शुक्रवार का अभी भी इंतजार करना होगा और जितने भी सवाल अभी ईरान की तरफ से बाकी हैं तो इंतजार करना होगा कि आखिर ये डील जब डन होगी तो इसमें कौन सी बातें मनवाता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज मंच में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।